सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, विषय रसायन विज्ञान। हम लोग अपने पहले चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे थे, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जो अध्याय का नाम है। उसके क्रम में मैंने पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करा था कि जो तत्व यौगिक जो है आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी कि रसायन के संयोजन से, केमिकल के जुड़ने से, संयोग करने से जो यौगिक बनते हैं उनके कुछ नियम होते हैं। और उन 4-5 नियमों के बारे में जो प्रमुख थे, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, सरल गुणित अनुपात का नियम, आवोगाद्रो का नियम, गैलुशेक का गैसीय आयतन नियम, इनके बारे में हमने चर्चा करा था। उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे, एक हमारा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके बारे में थोड़ा सा बताया है, जिसे हम कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु के बारे में तो पहले से ही रसायन विज्ञान में सर्वविदित है कि यह किसी भी द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है और यह अविभाज्य है। एटम का मतलब ही होता है, परमाणु का मतलब ही होता है अविभाज्य, यानी किसी भी द्रव्य की सबसे छोटी वह इकाई जिसे आप विभाजित नहीं कर सकते, उसी का नाम परमाणु है। डाल्टन ने अपना एक सिद्धांत दिया था सन 1808 ईस्वी में, जिसे हम कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इनके 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो इन्होंने बताया था। सबसे पहला बिंदु इन्होंने बताया कि द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। इन्होंने यह बताया कि जो द्रव्य यानी मैटर होता है, पदार्थ होता है, वह ऐसे परमाणुओं से बना होता है जो अविभाज्य होते हैं। वह सबसे छोटी इकाई से बना होता है, उनको और भी हम छोटी इकाई में विभाजित नहीं कर सकते। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने क्या बताया कि किसी तत्व के परमाणु, यानी कि कोई भी तत्व जो बनता है, कोई यौगिक बनता है, उसमें जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनके द्रव्यमान और गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एक साधारण मैं उदाहरण दूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल बनता है, तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं उनके द्रव्यमान और गुणधर्म क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तीसरा बताया इन्होंने कि परमाणु के निश्चित संयोजन से यौगिक निर्मित होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब आप परमाणुओं की संख्या को निश्चित कर देते हैं और उसके बाद उनका रासायनिक संयोजन कराएंगे, तब किसी एक प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक निर्मित होता है। जैसे H2O, अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या को 2 और ऑक्सीजन की संख्या को आपको 1 लेना है, तब जाके H2O का निर्माण होगा। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम का 1 परमाणु और कार्बोनेट के 3 परमाणु, कार्बोनेट का 3 आयन, कैल्शियम का 1 आयन, तब आपका निर्मित होगा कैल्शियम कार्बोनेट। और चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी भी आप 2 या 2 से अधिक परमाणुओं की तत्वों की अभिक्रिया यौगिक को बनाने के लिए करते हैं, तो वो परमाणु आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर एक नए यौगिक का निर्माण, जैसे कि हम H2O बनाना होता है तो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम को अलग अलग अभिक्रिया कराते हैं, लेकिन वो व्यवस्थित होकर क्या करते हैं? H2O की हमें एक संरचना प्रदान करते हैं, एक यौगिक निर्मित करते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे आपके डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। आइए अब हम कुछ परिभाषाओं के बारे में और कुछ संकल्पनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी करने को मिलेंगे हम लोगों को। हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है परमाणु द्रव्यमान। किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, उसके संगठन का जो मात्रा होता है, उसी को हम परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं, और इसे हम AMU इकाई में प्रदर्शित करते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म में केवल U लिखा जाता है। तो किसी पदार्थ का जो मात्रा होता है, परमाणु की जो मात्रा होती है, उसी को हम परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं। दूसरा है आणविक द्रव्यमान, या इसी को हम अणु भार कहते हैं। कोई भी तत्व जो होता है
यानी कि जो यौगिक बनते हैं उनमें जो परमाणुओं के द्रव्यमान का योग हो। जैसे कोई भी यौगिक आपका बना है उसमें जो जो भी परमाणु उपस्थित हैं उनके परमाणुओं के द्रव्यमान का आप योग करें तो वो समस्त योग क्या कहलाएगा? आणविक द्रव्यमान या अणु भार। जैसे कि कार्बन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 4 परमाणु हम मिलाएंगे तो हमें CH4 यानी मेथेन का 1 अणु प्राप्त होगा और इसी अणु का जो भार होगा वही कहलाएगा अणु भार या आणविक द्रव्यमान। जैसे CH4 का हमें निकालना है तो कार्बन का हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं तो 1 गुणित 4, ये 12 4 16 AMU हुआ, जिसे अब हम शॉर्ट फॉर्म में 16U भी लिख लेते हैं। इसी क्रम में आप H2O का भी निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है ग्लूकोज, इसका भी आप निकाल के देख सकते हैं। C6H12O6 इसका फार्मूला होता है, जिसका 180 ग्राम आपका आणविक द्रव्यमान। अगला बिंदु है हमारा मोल संकल्पना। मोल संकल्पना क्या होती है? कार्बन का एक आइसोट्रॉप होता है, समस्थानिक होता है कार्बन 12। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय जो है मानक पर निर्धारित है। इसे माना गया है कि किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है कि जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितना कार्बन के 12 समस्थानिक, यानी कि कार्बन 12 समस्थानिक में जितने कण उपस्थित होंगे किसी पदार्थ के 1 मोल में भी उतने ही कण उपस्थित होंगे और इसे Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। अवोगाद्रो एक साइंटिस्ट थे, सर्वप्रथम उन्होंने इसके बारे में संकल्पना दिया था। तो इसे हम Na अवोगाद्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के 1 मोल में इतने कण उपस्थित होते हैं। अगला हम बात करें प्रतिशत संगठन की। प्रतिशत संगठन क्या है? जैसे हम किसी चीज की प्रतिशत मात्रा निकालते हैं वही है आपका प्रतिशत संगठन। जैसे हम मार्क्स की बात करें कि 50 नंबर का टेस्ट होता है, हमने 40 नंबर पाया तो हम निकालते हैं कि कितने प्रतिशत निकाला। तो हम क्या करते हैं, जो प्राप्तांक होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक और गुणा में 100, यानी 40 बटे 50 गुणा 100 करते हैं। तो 50 से 100 कटा 2 बार में और 40 का 2 में गुणा करा तो 80% आया, यानी कि हमने कितने प्रतिशत मार्क्स अर्जित करा? 80%। उसी तरह से यह प्रतिशत संगठन रसायनों का होता है, जिसमें तत्वों का हम प्रतिशत निकालते हैं। जैसे कि H2O एक यौगिक है, CH4 एक यौगिक है, तो इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो इस H2O में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, इसको हम इससे निकाल सकते हैं। अब ये निकलता कैसे है? तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान बराबर यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान और यौगिक का मोलर द्रव्यमान, यानी कि इसका पूरा योग, जो अभी आणविक द्रव्यमान की बात करा है हमने, गुणित 100। आइए इस उदाहरण से देखते हैं। जैसे H2O हो गया, इसका अब हम मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 परमाणु हैं तो हाइड्रोजन 2 ग्राम हुआ और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का 16 ग्राम, यानी कि H2O के 1 अणु का मोलर द्रव्यमान कितना हुआ? 18 ग्राम। अब हमें हाइड्रोजन की प्रतिशत निकालनी है तो हाइड्रोजन के कितने तत्व हैं? 2, और इनका टोटल मोलर द्रव्यमान कितना है? 18। 2 बटे 18 गुणित 100 करेंगे तो ये आपका 11.11% आएगा। और ऑक्सीजन का तो 1 परमाणु है तो 16 ग्राम और टोटल मोलर द्रव्यमान 18 गुणित 100, तो ये आएगा आपका 88.88। इसी तरह आप द्रव्यमान प्रतिशत भी किसी का निकाल सकते हैं। जैसे कोई विलयन है तो उस पूरे विलयन का द्रव्यमान और जिन चीजों को आपने उसमें घोला है, मिलाया है, उसे विलेय कहते हैं, तो उस विलेय का द्रव्यमान गुणित 100। इससे पता चल जाएगा कि किसी विलयन में जिसको आपने घोला है वह कितने प्रतिशत उसमें घुलनशील है या उसमें कितने प्रतिशत उसकी मात्रा उपस्थित। इसी क्रम में हम एक नए पॉइंट की बात करेंगे, मोल अंश। मोल अंश क्या होता है कि किसी विलयन में जो विलेय की घुलनशील मात्रा होती है या उसके मोलों की संख्या होती है, उसका एक अनुपात होता है। मोल अंश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तत्वों के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है, इससे हम मोल अंश को निकालते हैं।
जैसे मोल अंश, अगर किसी तत्व में 2 यौगिक हैं तो उन दोनों का योग जो होता है मोल अंश ऑफ Na जो लिखा है, मोल अंश ऑफ A और मोल अंश ऑफ B दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। अब हमारे 2 महत्वपूर्ण बिंदु बचे हैं, जिसमें एक है मोलरता और एक है मोललता। तो जब हम मोलरता की बात करते हैं तो इन दोनों में क्या होता है कि जो विलेय है उसके मोलों की संख्या की हम बात करेंगे। यहाँ जैसे हमने लिख दिया है विलयन के मोलों की संख्या, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये केवल आपका विलेय के मोलों की संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में होता क्या है कि जो विलेय है उसके मोलों की संख्या हम बात करते हैं, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन, जब हम 1 लीटर आयतन में कितना विलेय घुलनशील है उसके मोलों की संख्या की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मोलरता और इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। और जब विलेय के मोलों की संख्या हम विलायक का द्रव्यमान यानी कि 1 kg द्रव्यमान में बात करते हैं, तब हम उसे कहते हैं मोललता और इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इस फार्मूले से हम इसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये परमाणु का डाल्टन सिद्धांत और कुछ महत्वपूर्ण अपने परिभाषा के बारे में। अगले टॉपिक में अगले एक वीडियो और लगेंगे हम लोगों को, फिर हम इस जो है अपने पहले चैप्टर को पूरा कर लेंगे। तो ये जो नीचे मैंने परिभाषाएं बताई इसका उपयोग आपको अगले वीडियो में एक एग्जाम्पल में कराऊंगा, उसमें मिलेगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें, अध्ययन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।